गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर फिलॉसफी की क्लास में जो पेपर हमें पढ़ना है वो है प्लेटो रिपब्लिक। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में ये एक रिपब्लिक किताब ही है जिसे प्लेटो ने लिखा था। ये किताब कुछ पात्रों के संवाद का परिणाम है। मतलब प्लेटो ने इस पुस्तक को, इस ग्रंथ की रचना इस तरीके से की है कि इसमें कुछ पात्र हैं जो आपस में बातचीत करते हैं। प्लेटो अपना मत सुकरात के माध्यम से रखवाता है। तो पिछली क्लास में हमने न्याय का सिद्धांत शुरू किया था। उसमें हमने न्याय का परंपरावादी सिद्धांत देख लिया था, न्याय का उग्रवादी सिद्धांत देख लिया था। न्याय का परंपरावादी सिद्धांत सेफालस ने दिया, न्याय का उग्रवादी सिद्धांत थ्रेसिमेकस ने दिया। आज हम न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ेंगे जिसका जनक ग्लूकॉन को माना जाता है। हम रिकॉल करते हैं कि थ्रेसिमेकस ने कहा था कि जो न्याय है वो शक्तिशाली का हित है, लेकिन ग्लूकॉन अपने व्यवहारवादी सिद्धांत के माध्यम से एकदम विपरीत बात कहता है। ग्लूकॉन कहता है कि जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, जब कोई सरकार नहीं थी, कोई राज्य नहीं था, कोई भी कानून नहीं था, तब मानव आदिम अवस्था में रहता था, प्राकृतिक अवस्था में रहता था। उस आदिम या प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति जितना शक्तिशाली होता था वो अपनी बात उस हिसाब से मनवा लेता था। तो मतलब वहां पर शक्ति ही एकमात्र ऐसा मानक था जिसके आधार पर ये तय होता था कि कौन व्यक्ति जीवित रहेगा और कौन मर जाएगा, कौन कुछ पालेगा या कोई कुछ खो देगा। तो जो व्यक्ति जितना शक्तिशाली होता था वो अपने से दुर्बल लोगों पर या निर्बल या कमजोर लोगों पर उतना अत्याचार करता था। जो उससे दुर्बल होता था वो अपने से दुर्बल पर अत्याचार करता था, और जो शक्तिशाली होता था वो अपने से ज्यादा शक्तिशाली से अन्याय सहता था। इससे उस प्राकृतिक अवस्था में या उस आदिम अवस्था में सभी परेशान थे, वो भी जो दुर्बल थे, वो भी जो शक्तिशाली थे। क्योंकि शक्तिशाली होना और दुर्बल होना ये एक म्यूचुअल कंडीशन है कि कोई किसी जगह शक्तिशाली होता है तो किसी दूसरी जगह जाकर वो कमजोर पड़ जाता है, और जो किसी एक जगह कमजोर होता है वो किसी दूसरी जगह जाकर शक्तिशाली हो जाता है। तो ये एक तरीके से मत्स्य न्याय मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उस तरीके की व्यवस्था थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस भी हम कह सकते हैं, उस तरीके की व्यवस्था थी। लेकिन इससे दुखी सब थे। तो जो शक्तिशाली थे उन्हें अपनी शक्ति पर भरोसा था, लेकिन जो दुर्बल लोग थे उन दुर्बल लोगों ने ये तय किया, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे, उन लोगों ने आपस में मिलकर ये तय किया कि हम किसी पर ज्यादा अन्याय नहीं कर सकते और अपनी बात भी नहीं मनवा सकते, लेकिन जीवित हम भी रहना चाहते हैं, तो क्यों ना हम सब मिलकर आपस में एक समझौता कर लें। उस समझौते के क्या परिणाम होंगे? पहला जो उसकी शर्त होगी वो कि हम एक दूसरे पर अत्याचार नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि हम एकजुट हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो कोई और हम पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जब हम एकजुट होंगे तो हम कुछ नियम बनाएंगे और उन नियम को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, और उस नियम को फॉलो करते समय अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ आड़े आते हैं तो उसे उन व्यक्तिगत स्वार्थों को परे रखना होगा। मतलब सबसे ऊपर वो समझौता रखा जाएगा, सबसे ऊपर वो नियम रखे जाएंगे जो कॉमन होंगे, जो आपस में बैठकर तय किए जाएंगे। तो मतलब आपस में उन लोगों ने तय किया, इससे क्या होगा? इससे जस्टिस बना रहेगा, सभी जीवित रह सकेंगे, सभी अपने जीवन की रक्षा कर सकेंगे। तो ग्लूकॉन ने कहा कि ये जो न्याय उत्पन्न होता है, इस तरह जो न्याय उत्पन्न होगा वो एक तरीके से समझौते का परिणाम है, पहली बात। इसके अलावा वो भय की संतान है, लोग डर रहे हैं कि कोई उन्हें खत्म कर देगा। इस डर की वजह से वो आपस में एकजुट होते हैं और वो एक नियम बनाते हैं, और उस नियम से न्याय की स्थापना होती है। इसलिए वो लोग ये कहते हैं कि हम क्या करेंगे? न्याय को स्थापित करेंगे। तो न्याय भय की संतान हो गया ग्लूकॉन के हिसाब से। ग्लूकॉन का ये मत, ऐसा ग्लूकॉन कहता है कि आदिम समय में प्रचलित था, लेकिन ग्लूकॉन के इस
सिद्धांत की कई तरीके से बाकी दार्शनिकों ने आलोचना की है, बल्कि प्लेटो ही रिपब्लिक में उसकी आलोचना करता है सुकरात के माध्यम से। सबसे पहली आलोचना तो ये की जाती है कि इस तरीके के किसी भी समझौते की इतिहास में कहीं भी कोई व्याख्या नहीं मिलती या कोई सत्यता नहीं मिलती है, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये मतलब काल्पनिक है। एक समाजशास्त्रियों ने भी ये बात कही है, मानव शास्त्रियों ने भी ये बात कही है, इतिहास वालों ने भी ये बात कही है कि ऐसे किसी समझौते का हमें कोई उल्लेख कहीं नहीं मिलता, ना लिखित मिलता है, ना लिखित के अलावा कहीं मिलता है। जितनी भी सभ्यताएं मिली हैं जो खत्म हो गई हैं, वहां भी कोई ना कोई व्यवस्था थी। हाँ, वो व्यवस्था न्यायपूर्ण थी या अन्यायपूर्ण थी, ये एक अलग मसला है, लेकिन वहां कोई ना कोई व्यवस्था थी। इसके अलावा प्लेटो ये कहता है कि न्याय किसी भय की संतान नहीं है, न्याय मानव के स्वभाव में निहित है, ये प्लेटो कहता है। और जब ये कहा जाता है कि न्याय किसी समझौते का परिणाम है, तो वो एक बाह्य वस्तु हो गया, जबकि प्लेटो ये कहता है कि न्याय व्यक्ति में निहित है, व्यक्ति का न्याय होता है। मानव के स्वभाव में कुछ गुण होते हैं, उन गुणों के सामंजस्य से न्याय उत्पन्न होता है उसके भीतर, और ये गुण है विवेक, साहस और संयम। प्लेटो कहता है कि मानव के स्वभाव में भी ये गुण होते हैं, और मानवों के मिलने से जो समाज बनता है उसमें भी ये गुण होते हैं। तो इन 3 गुणों के हिसाब से समाज में 3 वर्ग भी होते हैं, ये प्लेटो ने बताया। एक दार्शनिक वर्ग होता है जिसमें प्रमुखतः विवेक गुण होता है, एक सैनिक वर्ग होता है जिसमें प्रमुखतः साहस गुण होता है, एक कृषकों या मजदूरों का वर्ग माना उसने जिसमें प्रमुखतः संयम गुण होता है। ये प्लेटो का विचार है। प्लेटो कहता है कि ऐसा होता है। ये कितना सही है ये अलग बात है, लेकिन ये प्लेटो के विचार हैं जो प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक पुस्तक में लिखे। इसलिए प्लेटो कहता है कि जब ये तीनों गुण या तीनों वर्ग, तीनों क्लासेस में सामंजस्य रहता है, तो न्याय अपने आप उत्पन्न होता है और वो व्यक्ति में निहित होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि 3 वर्ग कौन कौन से हैं, इसमें किस किस तरीके के व्यक्ति शामिल हैं, और इन वर्गों के बारे में प्लेटो हमें क्या बताता है।